बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत बुलेटिन की करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां हिंदी खबर पर पर एक इतिहास रचने जा रही है देवभूमि, जहां यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा। सभी धर्मों के लोगों के लिए समान कानून होगा। जहां पर हिंदी खबर पर सीएम धामी ने इस बात के संकेत पहले ही दे दिए थे। प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल से बातचीत के दौरान बकायदा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर को लेकर जो राजनीति है वो भी चरम पर देखने को मिल पाई थी। लेकिन अब इस बीच 26 जनवरी की वो तारीख जब यूसीसी लागू हो जाएगा, इस बात के संकेत भी दिए गए हैं। और उत्तराखंड से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत हिंदी खबर में आपका। और हालांकि इस बात के संकेत यूसीसी को लेकर पहले ही राज्य सरकार ने दिए 26 जनवरी को होगा, लेकिन आपसे जानने की कोशिश, यूसीसी धरातल पर कब? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बात का संकेत किए हैं कि यूसीसी के संदर्भ में सब प्रकार के जो तथ्य थे जिन पर चर्चाएं होनी थी वो लगभग पूर्ण हो चुकी है, और प्रशासन को भी उसको लागू करने के लिए क्या नियम है उसके प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी समाप्त हो चुके हैं। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्दी यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। आज स्वाभाविक रूप से संदर्भ में एक बैठक हुई है, और क्योंकि गणतंत्र दिवस है, महत्वपूर्ण दिन है, तो एक प्रकार से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि उस दिन भी ये संभावना बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये निर्णय लेना है जिस दिन भी ये विषय आएगा, लेकिन ये तय है कि जनवरी माह में ही यूसीसी लागू होगा। सर, क्या ये मानकर चला जाए कि 26 जनवरी को अगर यूसीसी पूरी तरह से कानून का रूप ले लेता है तो बाकी राज्यों के लिए नजीर पेश होगा? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र की सबसे बड़ी जो डिमांड थी, सबको समान नागरिक संहिता से जोड़ा जाए, उसकी अगर पहल देवभूमि से होती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी पहल इस राज्य से की है, जिसके लिए पूरे देश की नजरें उत्तराखंड पर टिकी हैं, और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी वो क्षण दूर नहीं जब हम इसको लागू करेंगे। ऐसे में सर, विपक्ष आप लोगों पर आरोप लगा रहा है कि महज एक शगुफा छोड़ने की कोशिश की जा रही है, बरगलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि निकाय चुनाव सर पर है। देखिए, अपोजिशन पर कोई इशू बसता नहीं है। जो काम लंबे समय से चल रहा, कोई आज का विषय तो है नहीं। यूसीसी को कैबिनेट में लाते हुए यूसीसी की रिपोर्ट जब सरकार पर आ गई है, उसके बाद इम्प्लीमेंट का विषय चल रहा था, समय थोड़ा लगना स्वाभाविक था। लेकिन क्योंकि चुनाव से तो हम तो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव लगातार इस जगह बोल रहे हैं, और अब उसको लागू करने की तिथि आई है, इसलिए इसको राजनीतिक दृष्टि से चर्चा से कांग्रेस को नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस के इसके समर्थन में ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, करण महाराज, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। सर, आपका भी बहुत स्वागत हिंदी खबर में। चूंकि देखिए, यूसीसी को लेकर लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और इंतजार किया जा रहा है जल्दी धरातल पर हो। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि इस मामलों पर राजनीति तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। नमस्कार जी। मैं केवल इसमें यही कहूंगा कि ये बीजेपी और आरएसएस का बहुत पुराना एजेंडा है और हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बताएं कि इसमें बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिनको बिना लोकसभा और राज्यसभा से पारित किए बिना आप कर नहीं सकते। तो और ये सब्जेक्ट भी केंद्र सरकार का है, स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। और अपने इस पुराने एजेंडे को 11 साल की सरकार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली से क्यों लागू नहीं कर पाए? वाई उत्तराखंड ऐसे गिनी पिग के यूजिंग, ये बताएं ना, गिनी पिग के रूप में हमारे उत्तराखंड को यूज क्यों कर रहे हैं? और इसमें जो लिव इन के रिश्तों के विषय में जो बात इसमें रखी है
उसमें बीजेपी खुल के बोले ना। लिव इन पे इसमें इन्होंने जो लिव इन का मुद्दा रखा है, निश्चित तौर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीधा न्यूज रूम का रुख करेंगे जहां मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। प्रशांत जी, ओवर टू यू। कहना है, और ये भी बताया कि केंद्र सरकार से इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा। और यूसीसी का मतलब होता है समान नागरिक संहिता, और नागरिक संहिता में अगर कोई भी जाति को छोड़ा जाता है तो समान नागरिक संहिता कैसे है, या किसी एक खास धर्म के लिए इसको लागू किया जा रहा है। और चुनाव के टाइम पे जिस समय आचार संहिता लागू है उस समय इसमें कार्रवाई करना अपने आप में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी है, और ये वोटों को गलत ढंग से प्रभावित कर देगी साजिश के रूप में मैं इसको देखता हूँ। निश्चित तौर पर सर। प्रशांत जी, सीधा ओवर टू यू। बिल्कुल ऋतु, देखिए एक इतिहास रचने जा रहा है उत्तराखंड। गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ जब देश मना रहा होगा उस समय उत्तराखंड इतिहास रचेगा, यूसीसी लागू होगा। हमारे प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही इसके निर्देश दिए थे, और इसके बाद अब 26 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है। मैं सवाल पूछना चाहूँगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से कि किस तरीके की तैयारियां हैं, और यूसीसी लागू होने के बाद जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उसका क्या जवाब है। जी महेंद्र भट्ट जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? महेंद्र भट्ट जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? चलिए, फिलहाल यहाँ पर संपर्क टूट चुका है। ऐसे में करण महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चूंकि लगातार यहाँ पर प्रशांत जी तमाम तरह की बातों का जिक्र बीजेपी और विपक्ष यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसे में समझने की कोशिश, अगर 26 जनवरी को उत्तराखंड में वाकई में यूसीसी लागू हो जाता है तो क्या बाकी राज्यों के लिए एक नजीर पेश करेगा देवभूमि? बिल्कुल, देखिए अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाता है तो लंबे समय से यूसीसी की बात चल रही थी और बीजेपी के एजेंडे में यूसीसी रहा है। ऐसे में यूसीसी उत्तराखंड से एक राह दिखाएगा अन्य राज्यों के लिए भी। बीजेपी लगातार ये बात कहती है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, और अगर देवभूमि से इसकी शुरुआत होती है तो बाकी जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर भी इनको लेकर के तमाम कमेटियां बनी हुई हैं, उन पर मंथन चल रहा है, उनमें भी ये गति पकड़ेगी ये प्रक्रिया, और निश्चित तौर पर बाकी राज्यों पर भी दबाव बढ़ेगा और यूसीसी को लेकर के जो बहस है वो तेज होगी। अन्य राज्य भी इसको जल्दी से जल्दी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर एक नजीर बनेगा अन्य राज्यों के लिए अगर देवभूमि से यूसीसी लागू हो जाता है उसके बाद। जी, ऐसे में प्रशांत जी ये भी समझने की कोशिश रहेगी आपसे कि चूंकि देखिए पोर्टल तैयार हो चुका है, पोर्टल बन चुका है, जिसके आधार पर यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नियमावली को लेकर भी जो यहाँ पर मुहर है वो लग चुकी है। प्रशांत जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगी आप उनसे सवाल पूछिए। सर महाराज जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये राज्य का विषय नहीं है, केंद्र का विषय है, इसको थोड़ा अच्छे से आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि राज्य सरकार तो अब इसे लागू करने जा रही है, तमाम जो औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, और एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, तो तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो मंथन हुए हैं वो ऑलरेडी समिति कर चुकी है। फिर आप किस तरीके से ये सवाल उठा रहे हैं कि राज्य का विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है और इसे सरकार लागू करने जा रही है? सर, इसमें मेरे को 2-3 सख्त ऑब्जेक्शंस हैं। एक तो मैं करण मेहरा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूं, और मैंने स्वयं मुख्यमंत्री को, प्रशासन को चिट्ठी लिखी थी जब बैठक हुई कि हम इसमें प्रतिभाग हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो अब मसौदा है उसके बारे में हमको कुछ लिटरेचर मिलना चाहिए ताकि संविधान आधारित नियम कानूनों के तहत हम लोग बात कर सकें। लेकिन वो आज तक उत्तर का इंतजार है, नहीं मिला। मेरे 2 पत्रों के बाद नहीं मिला। उसके अलावा इन्होंने कहा कि 2 लाख लोगों से सैंपलिंग हमने की है, लेकिन 2 लाख लोगों में हमने इनसे कहा कि हमको जारी कर दीजिए लिस्ट, कौन 2 लाख लोग हैं जिनसे समिति ने बात की, ताकि हम लोग उनसे बातचीत कर सके, पत्रकार बात कर सके। वो आज तक लिस्ट जारी नहीं हुई। दूसरा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इसमें समिति है, उच्च स्तरीय समिति, लेकिन कानून ये कहता है हमारा संविधान का कि अगर कहीं इस तरीके का कोई कानून बनेगा तो उससे प्रभावित होने वाले लोगों को उस समिति में जगह दी जाएगी। लेकिन थारू बुक्सा हो
चाहे वो हमारे जौनसारी हो, चाहे भोटिया जनजाति हो, इनमें से कौन उस प्रतिनिधि मंडल में था, उसकी जानकारी सरकार दे दे। और दूसरा ये, इसमें बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनको केंद्र सरकार ने हमको उसको संविधान सदन में, संसद में पास करना पड़ेगा, उसमें चर्चा होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं हुआ है। और इसको क्यों नहीं केंद्र से लागू किया जा रहा है? क्यों एक छोटी स्टेट से, जब वो हरियाणा में लागू नहीं होगा, हमारी स्टेट का क्या होगा कानून, दिल्ली में नहीं होगा, मेरे बगल में हिमाचल में नहीं होगा, तो वाई ना उत्तराखंड, क्यों इसको केंद्र से सेंट्रलाइज क्यों नहीं करे? दूसरा, इसमें एक पहाड़ में एक आम चर्चा है लिव इन रिलेशन वाले को कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आप रह सकते हैं। उस पर बीजेपी का प्रवक्ता या कोई कुछ खुल के बोलता नहीं है। हम बोल रहे, बताइए ना आपने क्या रखा उसमें प्रावधान, उस पर ये बोलते नहीं खुल के। ये अगर किसी जाति बंधन को, किसी उपजाति को अगर हटा रहे हैं तो वो समान नागरिक संहिता कैसे हो सकती है? देश का हर नागरिक उससे प्रभावित हो, हर नागरिक उसके अंदर में आए, तब तो हम कुछ माने कि इसका कोई लाभ है। अगर केवल किसी धर्म और जाति के आधार पर इसको किया जा रहा है तो ये ऑब्जेक्शनेबल है। और हमारे यहाँ इस समय ऑनगोइंग इलेक्शन चल रहे हैं उत्तराखंड में, और हमारे यहाँ आचार संहिता लागू है। ये कैसे कर सकते हैं ऐसा बीच चुनाव में? और आधी अधूरी बातें बता के लोगों के मन में एक हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश है, उसका ABC पार्ट ये है। और ये ठीक इलेक्शन के बीच में, वोटिंग से 2 दिन पहले इसको लागू करने का एक ड्रामा किया जा रहा है, और तो इसका हमारे को ऑब्जेक्शन है, और ये आचार संहिता का उल्लंघन भी है। अब बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर इस पर आचार संहिता का उल्लंघन का जिक्र लगातार किया जा रहा है। आप दोनों के पास मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले यूसीसी को लेकर जिस तरह की कवायद चल रही है और जो संकेत लगातार सीएम धामी की तरफ से दिए गए थे, वो बकायदा हिंदी खबर ने प्राथमिकता के आधार पर दिखाया था। क्योंकि अब आपको वो इंटरव्यू, वो साक्षात्कार दिखाते हैं जहां हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल ने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की थी, और उन्होंने 26 जनवरी को यूसीसी धरातल पर लागू हो जाएगा, इस बात के संकेत दिए थे। तो क्या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार यूसीसी लागू करने जा रही है? आप तिथि अपने मन से सोच सकते हैं, लेकिन इसी माह लागू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार यहां पर जो संकेत हैं वो यहां पर देते हुए नजर आते। करण महाराज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, चूंकि देखिए आचार संहिता का उल्लंघन और तमाम बातों का जिक्र आपकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अगर 26 जनवरी को लागू हो जाता है तो बीजेपी और राज्य सरकार का सीधे तौर पर कहना, ये तो प्रदेश हित में है, तो इसमें किस तरह की आनाकानी? देखिए, मैं हित और अहित की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें सारी जातियां उपजातियां इसमें सम्मिलित हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समय कि आज वोटिंग को 1 दिन बचा हुआ है, परसों को वोटिंग होनी है, और आज इसको लागू करने की जल्दीबाजी क्यों? चुनाव के बीच में जब आचार संहिता लागू है उस समय क्यों? दूसरा, मैंने एक प्रश्न किया आपसे कि लिव इन रिलेशन को लेकर जो इसमें प्रावधान किए गए हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं और आप रह सकते हैं, इसमें हमारे पर्वतीय क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड में इसमें सख्त ऑब्जेक्शन लोगों का है। इसमें बीजेपी का प्रवक्ता या चाहिए, उनकी गवर्नमेंट है। और मैंने एक मांग की थी कि जो 2 लाख लोगों से इनने सैंपलिंग की, बातचीत की है, जो दावा करती है सरकार, वो उन 2 लाख लोगों के नहीं तो चलिए 1 लाख लोगों के नाम और नंबर जारी कर दें। कम से कम पत्रकार, न्यूज चैनल्स, अखबार और करण मेहरा जैसे लोग उनसे बातचीत तो कर सके कि आपने राय क्या दी थी। वो कौन 2 लाख लोग हैं इस प्रदेश में जिनसे बातचीत की? मुझे आज तक एक भी नहीं मिला। मैं 1.5 साल से ढूंढ रहा हूँ कौन वो लोग से जिससे समिति ठीक है सर, सीधा न्यूज रूम का रुख करते हुए प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सिर्फ सवाल पूछना चाहते हैं। का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं था? महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने जनजातियों की बात की, तो जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक यूसीसी में फिलहाल जनजातियों को बाहर रखा गया है इससे। तो एक जो आपकी चिंता है वो उसका तो जानकारी हमारे पास है कि जनजातियों को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है। दूसरी बात, अगर आप आचार संहिता की कर रहे हैं तो 25 को मतगणना हो जाने के बाद तो आचार संहिता उस तरीके से प्रभावी रह नहीं जाएगी, और हमारे पास जो जानकारी है 26 को लागू होगा। तीसरी बात जो आपने सर एक सवाल बस और, कि आपने कहा था कि आपने उनको पत्र लिखा कि आपको सारा ड्राफ्ट दिया जाए या जो कुछ भी प्रक्रिया चल रही है उसमें आपको शामिल किया जाए। तो सरकार की ओर से यह कहना है कि आपको सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया था, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बाकायदा बैठकें की गई थी, लेकिन कांग्रेस के अगर प्रतिनिधि उसमें नहीं आए तो फिर इसमें वो क्या कर सकते हैं? ये जवाब सरकार की ओर से आप क्या कहेंगे? आपका प्रश्न उचित है। इनके जो पत्र था, आमंत्रण पत्र, उसी के बाद मैंने चीफ सेक्रेटरी को और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि हमको कुछ दें। खाली मीटिंग में जाकर लोगों के भाषण सुनने के लिए प्रदेश का अध्यक्ष नहीं जाएगा।
जब मुझे पता होगा इसमें ये क्या क्या कर रहे हैं तभी तो मैं संविधान संबद्ध धाराओं के तहत उनसे बातचीत करता, बहस करता या अपने सुझाव देता। जब पता ही नहीं है किस चीज के लिए मीटिंग हो रही, 2 घंटे में जाके मुख्यमंत्री का और चीफ सेक्रेटरी का स्पीच सुनने के लिए थोड़ा मैं वहां जाता। जब मुझे पता होता किस किस विषय पे मुझे वहां चर्चा करनी है, अपने सुझाव देने हैं, तभी तो मैं सुझाव देता। ये कोई जल्दीबाजी में पास करने वाला कानून नहीं है। इससे राज्य देश सब प्रभावित होगा, लोग यहाँ की आवाम प्रभावित होगी। तो इसको इतने हल्के में कि भाई एक मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष आपसे मांग रहा है कि आपका मसौदा क्या, मैं पढ़ के आना चाहता हूँ, मैं संविधान की प्रदत्त धाराओं के आधार पर आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, आपने उसको तवज्जो ही नहीं दी। इतना अहंकार। अच्छा सर, ये जो जनजातियों की आपने बात की थी, तो जनजातियों को तो इससे बाहर रखा गया है। ये जो यूसीसी की प्रक्रिया है सर, अगर बाहर किसी को रखा गया है तो ये समान नागरिक संहिता कैसे हो गई? अगर देश के सारे नागरिक इसमें सम्मिलित नहीं है तो समान नागरिक संहिता सब भी हटा देना चाहिए। फिर तो ये कहना चाहिए हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए है और इसमें उपजाति और ये सब नहीं होंगे। सर, मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि जो सिविल कानून है महिलाओं और पुरुषों के, इस कानून के तहत महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उनको संपत्ति में अन्य जो अधिकार हैं पुरुषों को उसी तरीके से उन्हें भी अधिकार मिलेंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, ड्राफ्ट बाहर आ जाए तो हम लोग इसके लिए उस पर तब हम चर्चा कर सकते हैं। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, मैं केवल ये पूछना चाह रहा हूँ कि लिव इन रिलेशन वाले मामले में बीजेपी के प्रवक्ता और इनके मुख्यमंत्री बोल नहीं रहे हैं। कानून में इन्होंने जगह दे दी है। हम ये जानना चाहते हैं, खासकर जब मैं गाँव में घूम रहा हूँ, पहाड़ की महिलाओं से इस विषय में बात कर रहा हूँ, भाइयों से बात कर रहा हूँ, तो एवरीबडी इज वरीड अबाउट दैट। वो कह रहे हैं इसको खुल के क्यों नहीं बोल रहे। और मैं आपके ही चैनल पे कह रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता या जो अध्यक्ष जी आपके साथ बैठे हैं, ये लिव इन रिलेशन पे जो इन्होंने डाला है उस पर इनको क्या कहना है उसको बताएं। बाकी अच्छे कानून जो होंगे उनका हम समर्थन करेंगे, लेकिन जिसमें मेरे गांव की माँ, मेरी बहनें, मेरे चाचा लोग जिसमें विरोध कर रहे हैं उस पर हम भी जानना चाहते हैं बीजेपी का स्टैंड क्या है। महाराज जी, लिव इन रिलेशनशिप को ये है कानून में जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक पंजीकरण जरूरी होगा। आप कह रहे हैं कि क्या ये पहाड़ की संस्कृति के विरुद्ध होगा? क्या ये संस्कृति को खराब करने वाला होगा जो अगर ये प्रावधान दिया गया है तो? मेरा उत्तराखंड ऐसा नहीं है, यहाँ कोई बाहर की स्टेट से आके भी अपना एक रजिस्ट्रेशन करा के रहना शुरू कर दे, ये क्या उचित प्रतीत होता है? मेरी यहाँ की संस्कृति तो इस चीज को अलाउ नहीं करती। अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋतु, तो उनसे अगर आप महाराज जी के इस सवाल पर जवाब ले सके तो लेने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पर सर, अभी फिलहाल तो वो जुड़े नहीं है, लेकिन करण महाराज जी जिस तरह से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सर अब आगे की रणनीति भी समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की रीति नीति क्या रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से सीएम धामी की तरफ से करण महाराज जी संकेत दिए गए हैं कि 26 जनवरी को यूसीसी लागू हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर कई दफा सवाल उठाती हुई नजर आई है। करण जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? जी, हम उसको ड्राफ्ट को अभी अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। हम उसमें हम अपने वकीलों से राय भी ले रहे हैं और एक ही ऑब्जेक्शन है, जो घोषणा आज की है, इन्होंने जो जल्दीबाजी की है, ये 25 तारीख को भी हो सकती थी या 23 तारीख के बाद 24 को भी हो सकती थी। वोटिंग से 2 दिन पहले करना बीजेपी की घबराहट को दिखाता है और बीजेपी इस पूरे प्रकरण में हल्ला करके, जो आज लोगों में उत्साह यूसीसी के लिए बिल्कुल नहीं था, इसको हवा देके चुनाव को प्रभावित करने की नियत से इसको आज इन्होंने किया है। यही काम ये 24 तारीख को भी कर सकते थे। तो महाराज जी, क्या राज्य निर्वाचन आयोग से आप शिकायत करेंगे इस चीज की? निश्चित है, पीसीसी से उसमें हमारे लोग प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, क्योंकि मैं आज नैनीताल में प्रचार में हूँ और हम निश्चित ही चुनाव कमीशन से बातचीत करेंगे और कोर्ट जाने का भी हम देख रहे हैं। जी महाराज जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और देखिए प्रशांत जी, आपसे चर्चा को जारी रखूंगी मैं, क्योंकि यूसीसी को लेकर जो कवायद है वो सिर्फ आज या कल की नहीं बल्कि लंबे समय से चल रही है। जो संघर्ष है वो किस तरह से रहा वो सबने देखा, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से आमने सामने रही। लेकिन अब क्या लग रहा है कि अगर 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो उसके बाद किस तरह से देवभूमि की दिशा दशा बदलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल ऋतु, देखिए 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता के बीच इस मसौदे को रखा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो प्रदेश में यूसीसी लागू करेंगे,
और जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद पहली ही कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। लगातार कमेटी ने विभिन्न वर्गों के लोगों से बात की, तमाम बैठकें की, देश के तमाम एजेंसीज के साथ कमेटी ने बैठकें की और उसके बाद एक ड्राफ्ट बनाया जो सरकार को सौंपा। इसके आधार पर सरकार ने फरवरी 2024 में विधानसभा से पारित कराया विधेयक। इसके बाद मार्च में नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसका नियमावली के लिए गठन किया गया एक कमेटी का। कमेटी ने पिछले साल नवंबर में सरकार को इसका ड्राफ्ट सौंप दिया था और इसके बाद सरकार ने अभी 20 जनवरी को इस साल जो नियमावली है उसके ड्राफ्ट को इंतजार यही यूसीसी कब देवभूमि में लागू होगा और पहला राज्य देवभूमि बन जाएगा यूसीसी के लिए। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।